हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम वीडियो एग्ज़ाम 2025 के जो अंतिम दिन बचे हैं 36-37, उनमें आपको किस तरीके की रणनीति अपनानी है उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बीच में जो अपने त्यौहार के लिए किस तरीके से टाइम निकालना है जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। क्योंकि देखो, त्यौहार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बेरोज़गारों का त्यौहार तभी मनाया जाता है जब उनकी जॉब लग जाए। यानी कि बेरोज़गारों के लिए कोई त्यौहार नहीं है, क्योंकि हम कोई भी त्यौहार मनाएं और मन में यही रहे कि हमें पढ़ना है, तो इससे तो अच्छा है कि एक बार हम जॉब ले लेंगे, तभी हम शांतिप्रद तरीके से कोई भी त्यौहार मना पाएंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला डाउट तो यही है कि क्या इतने से दिनों में सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो देखो, मुश्किल है इतने से दिन में सिलेक्शन लेना। 35 दिन बचे। अगर हाँ, आपने पहले कोई चीज़ की तैयारी की हुई है, 2-4 एग्ज़ाम दिए हुए हैं और अब आपको सिर्फ रिवीजन का वो है कि आपको एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि आपको किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन से टॉपिकों को पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस टॉपिक को कितना पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको, अगर हम हिंदी की बात करें तो देखो, हिंदी में अपने जो भी टॉपिक हैं, संधि इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। संधि समास सबसे आते हैं। पर्यायवाची आपको कुछ सेलेक्टेड कलेक्ट करने हैं कि हाँ, मिनिमम मतलब मिनिमम नहीं, मैक्सिमम आप ये मान लो कि 50 से 55 के बीच में ऐसे पर्यायवाची वर्ड हैं जहाँ से बार बार आते हैं। तो आपको वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में से, या फिर आपके पास कोई अच्छी ऑथेंटिक बुक है, राघव प्रकाश सर की है, मानस पब्लिकेशन की है, या फिर अपनी जो चलती है 9वीं से 11वीं वाली वो है, तो उसमें से आप उन इम्पोर्टेंट वर्ड्स को कलेक्ट करना है और उनके पर्यायवाची याद करने हैं। अब आप सोचोगे कि एक दिन में मैं पर्यायवाची याद कर लूँ, तो एक दिन में नहीं होंगे। आप पर डे के 5-10 का टारगेट रखो। 5 दिन का पर डे के 5 भी रखोगे तो अक्टूबर में, मतलब अभी से टाइम है, आप 150 तक कर पाओगे। लेकिन आपको सिर्फ 100 करने हैं तो आराम से हो जाएंगे। उनको कहीं पर डे के एक ब्लैंक पेपर पर लिख के और उनको कहीं भी चिपका लो जहाँ आपका ज़्यादा आना जाना होता है। ठीक है। तो आप उनको रिकॉल करते रहो और हो सके तो उनको ट्रिकी मेथड से याद रखने की कोशिश भी करो। जो आपको सही समझ में आ जाए उस तरीके से आप कर लो। ठीक है। हिंदी में अब आप हिंदी में कुछ ऐसे लेंदी चीज़ें हैं। अब जैसे कि शब्द शुद्धि है, तो शब्द शुद्धि के चक्कर में मत पड़ना है, क्योंकि इस टाइम पे शब्द शुद्धि बहुत सारे शब्द हैं। हाँ, लेकिन उनमें भी सेलेक्टेड हैं 100 के समथिंग, तो उनको लिख लेना, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। अब इंग्लिश है, अगर कोई बच्चा बिगनर है और इंग्लिश शुरू करना चाहता पढ़ना, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि इंग्लिश छोड़ देना आप। क्योंकि इंग्लिश के आपको मतलब इंग्लिश अभी आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप मुश्किल से 4 टॉपिक भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्रामर है और बेसिक ग्रामर सबको आती है और वही बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अगर मान लो आपके 8 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 8 क्वेश्चन में से इस तरीके से आएंगे कि 4 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, अगर आपने पहले इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है। तो इंग्लिश पे टाइम ज़्यादा मत ख़राब करना, और हाँ, जो चीज़ें आपको आती हैं उनको ही थोड़ा सा और रिवाइज कर लेना। ठीक है। मैथ्स देखो, आपका इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैथ में तो आप छोड़ना ही मत कुछ भी, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके फिक्स स्ट्रक्चर, फिक्स फार्मूले होते हैं, जहाँ से मैथ के क्वेश्चन बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करो। जैसे कि परसेंटेज में कुछ फिक्स क्वेश्चन है, वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है। क्योंकि इस सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है आपको, मैथ्स को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये स्कोरिंग है और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। करंट में आप 100 तरीके की बुक मत खरीद लेना कि आपने क्या नाम है उन सर का, कुमार गौरव सर की भी खरीद ली, आपने नाना क्लासेज की भी खरीद ली, आपने कपिल सर की भी खरीद ली। नहीं, आपको क्रोनोलॉजी अगर बेस्ट चाहिए तो वो है इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जो आती है ना, वो करंट अफेयर वाली, वो पढ़नी है। वो 25 रुपये वाली मैगजीन आती है। ठीक है। वो पढ़नी है, और उसमें भी क्या है कि आपको वही चीज़ें पढ़नी है, मोटी मोटी चीज़ें ही पढ़नी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है उसको भी। और क्या बोलते हैं, 6 महीने की करंट पढ़नी है। 6 महीने की करंट मोर देन इनफ है। ज़्यादा करंट के चक्कर में मत पढ़ना,
आपको करंट पढ़नी तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी ले लेना बेस्ट है। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है अभी, सारी करंट क्रोनोलॉजी से आई है। मैंने सेकंड ग्रेड का दिया है, वो भी सारी क्रोनोलॉजी से ही है, ठीक है। तो आपको करंट वहीं से पढ़नी है। जनरल साइंस के लिए देखो आप बहुत बेसिक सी चीज़ें आएंगी। तो जनरल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास मदर्स पब्लिकेशन की जनरल साइंस की बुक आती है, उसमें 50-60 पेज होते हैं, हल्के से ही होती है, अगर आपको कहीं वो मिल जाए तो वो पढ़ लेना आप, ठीक है। अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है। और बस अगर आप 50 पेज भी हैं, पर डे के 2 निकालोगे तो आराम से पढ़ जाएंगे इस महीने में आपके, ठीक है। तो जनरल साइंस के लिए मेरे को शॉर्ट एंड स्वीट मदर्स एजुकेशन हब की पहले चलती थी एक बुक, अब पता नहीं शायद जयपुर में मिल जाएगी, वो आपको कहीं भी वो ले लेना आप। उसमें 3 पार्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, और उसी तरीके से उनको डिवाइड किया गया है और उनके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हो सके जितना PYQ देखो, PYQ और MCQ किसी भी एग्ज़ाम के लिए आधार है, ठीक है। तो जितना हो सके आप PYQ और MCQ सॉल्व करो। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, देखो राजस्थान ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी है। अब राजस्थान ज्योग्राफी में ये नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में जैसे मान लो अपन ने कृषि टॉपिक लिया, तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना पड़ेगा कि कृषि टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो कृषि टॉपिक में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कृषि टॉपिक का फिक्स है, या तो उत्पादक जिला पूछा जाता है, या किस्म पूछी जाती है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट करके पूछा जाता है कि कौन सी स्कीम वगैरह चल रही है किसानों को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, राजस्थान की ज्योग्राफी को इकोनॉमिक सर्वे के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि महिला जोतें कितनी है, पुरुष जोतें कितनी है, राजस्थान में जोतों का आकार क्या है, और खाद्यान्न फसल कितना है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इकोनॉमी और पशुधन, ये दोनों आपको करंट से कोरिलेट करके पढ़ने हैं। और फसल में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। एक तो उत्पादक जिले देख लेना, और किस्म कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन ये दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी एग्ज़ाम में। तीसरा बचता करंट। सेम ऐसे ही इंडिया में देखो आपको इंडिया की ज्योग्राफी में आपको एक तो भौतिक प्रदेशों में आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना। भौतिक प्रदेशों में यही पूछा जाता है कि चोटी, एक तो चोटियों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से भौतिक प्रदेश में कौन सी चोटी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दर्रा पूछा जाता है एक, ठीक है। या नेशनल पार्क पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। 3 नेशनल पार्क, दर्रा, ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से पूछे। और नदियों में ना ये फिक्स है कि नदियों में पूछी जाती है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, कौन, अथवा या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, कौन सी डेल्टा। तो जो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाता है कि क्या कि एक तो ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में जो महाद्वीप है उनका कौन सा स्थान है, ठीक है। दूसरी अगर पूछें धाराएं हों आपके उसमें सिलेबस में, तो गर्म जल की धारा, ठंडी जल की धाराएं ये पूछी जाती हैं। हाँ, पवन, कौन सी पवनें कहाँ चलती हैं, ठीक। और चौथा ये पूछा जाता है किसके मध्य कौन है, जलमरु मध्य है ना, वो पूछे जाते हैं। एक स्प्रिंग बोर्ड के सर की 5 घंटे की, या फिर औद्योगिक क्षेत्र पूछ लेते हैं, ठीक है। ये है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन, ये 5 घंटे का है बस। अगर आप ढंग से इसको 5 घंटे दे दोगे ना, पूरा हो जाएगा। एक स्प्रिंग बोर्ड के टीचर हैं, उन्होंने ये यूट्यूब पे डाला हुआ था पहले, अब पता नहीं डाल रखा है या नहीं, आप उनकी वीडियो देख लेना। उसमें वो मेन चीज़ें करवाते हैं, क्योंकि एक तो इसमें महाद्वीपों का क्षेत्रफल, जनसंख्या, कौन सी तीसरा पूछा जाता है कि कौन सा जलडमरू कहाँ पे है, कौन सा चैनल, ये वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर आप सब कुछ पढ़ने लगोगे ना तो नहीं हो पाएगा। ये आपको फिक्स चीज़ें पढ़नी है जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। PYQ का ध्यान रखना है, और MCQ जितना हो सके उतना निकालने हैं। राजस्थान के आर्ट कल्चर तो देखो आपको ढंग से ही पढ़नी है, और इसके भी वही MCQs निकालो, PYQ निकालो। PYQ ज़रूर देखो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर बार बार, उन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो, और एक अच्छी सेट सा प्लान लेके चलो कि हाँ सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलो, 1-1 घंटा ही दो, पर सबको टाइम दो। ऐसा नहीं कि अभी हम हिस्ट्री में तो 5 दिन पहले हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अगर ऐसा करोगे ना तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है।
और आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपके समझ में आ गया होगा। और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल प्रेशर नहीं लीजिए। त्योहार है तो त्योहार में इस बार कम टाइम खर्च कीजिए, अपना मेन फोकस तैयारी पर रखिए, क्योंकि जब हम जॉब लग जाएंगे तब हम आराम से अच्छे से मस्त तरीके से फेस्टिवल मनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।